टीएमसी नौशाद मोमिन हैं, लेफ्ट लीडर हैं, और राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, तर्जुमान बीजेपी, और नूरुल्लाह जावेद सीनियर जर्नलिस्ट में हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले नीरज राय आपके पास आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ऐसी पार्टी की लीडर जो खुद अभी वजीर आला हैं यानी ममता बनर्जी, उन्होंने अगर वादे किए हैं तो आवाम वहां की इसे कैसे देखेगी कि आपको पिछले 10 साल इख्तिदार में रहने का मौका मिला और अब भी आप वादे कर रहे हैं कि अगर हम फिर से आए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या यह मुश्किल वक्त है? नहीं, मुश्किल वक्त नहीं है। भाई एक्चुअली है क्या कि जो हम वादा करते आए हैं उसको हम पूरा करते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा, हाँ कुछ नया चीजें हैं, जैसे इसमें कि 1.6 करोड़ परिवार की महिला मुखिया को 500 रुपया प्रतिमाह सहायता है। SC/ST परिवारों को 1000 रुपया प्रतिमाह की सहायता है। सूबे के छात्रों को 10 लाख रुपया जो है 4% इंटरेस्ट पे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिया गया है। हाँ, खाद्य साथी योजना के तहत जो कि वहां पर हम देते रहे हैं, जितना देते रहे, ये 1.5 करोड़ परिवार के राशन हम देते थे जी। अब स्थिति आ गई है कि मासिक डिलीवरी जो होता है वो हम घर तक करेंगे, उनके दरवाजे तक करेंगे। ये हमारा कुछ नया है उसमें। फिर कृषक बंधु योजना के तहत 10,000 रुपया सालाना हम वहां पे किसानों को देते रहे हैं। वो योजना हमने वादा किया था, पिछले 8 सालों से चल रही है। उसमें कुछ और भी निरंतरता और बेहतर चीजें हमने उसमें देने का बात किया है और काम किया, जो कि प्रति एकड़ 10,000 रुपये देने की बात है। 10 लाख प्रति वर्ष MSME रोजगार की बढ़ोतरी का हमने बात करी है, क्योंकि MSME वहां का एक जो है ऋण होता है। उसके बाद जो है कम लागत पे 25 लाख आवास देने की हमने बात किया है, जिसमें कि पीने का पानी और नाली का पानी निकलने की सुविधा हो और पीने का पानी मिलता रहे। तो ये सब चीजें हैं। 5 लाख नए रोजगार को सृजन करने का, ये सब चीजें हैं। तो हम जो वादा करते आए हैं वो वादा पूरा भी करते रहे हैं। अगर किसी को शक हो कि जो हमने वादा किया पूरा नहीं किया, केंद्र सरकार RTI को अपने आप पे लागू करने में प्रतिबंध लगा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार, बंगाल सरकार नहीं लगाई है। हमारे पे अंगुली उठाने से बेहतर होगा कि आप RTI मांग लीजिए कि जो हमने वादा किया था उसको पूरा किया कि नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल यहां पर यह होगा, नीरज राय TMC के लीडर हमारे साथ हैं, सवाल आपसे ही है कि एक ऐसे वक्त में जब कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर शिकायत की है। जी, कोरोना वैक्सीन को लेकर शिकायत आज की नहीं है। जिस दिन वैक्सीन आया था उस दिन ममता जी ने बोला था कि पूरे बंगाल की जनता को फ्री वैक्सीन मिलना चाहिए, पूरे देश की जनता को फ्री वैक्सीन मिलना चाहिए। तो ये तो गलत नहीं है। बंगाल ही नहीं वरन पूरे देश की जो जनता है, आम जनमानस को, आम जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सरकार, देश के लोग, हम सभी लोगों ने ये मान लिया है कि कोरोना बहुत ही असाध्य बीमारी है, इसको महामारी का भी रूप दे रहे हैं। तो इसमें हम मांग रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? ये तो नैतिक कर्तव्य। मैं इस पे कमेंट लूंगा। हमारे साथ राजीव पांडे हैं, तर्जुमान बीजेपी। राजीव जी, TMC ने ऐलान कर दिया है, बड़े बड़े वादे हैं। दरअसल ये वादा है 5 लाख रोजगार जो है 1 साल में, 10 लाख रुपए तक का स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड के जरिए से कर्ज, और कई वादे हैं किसानों के लिए हर साल 10,000 प्रति एकड़, हर एकड़ पे। मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी इसे कैसे देखती है? क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में इससे कुछ ज्यादा होगा? देखिए आदम साहब, मैं एक बात बताता हूं कि ममता बनर्जी जी का जो ये मैनिफेस्टो है, ये झूठ का जो पुलिंदा है, ये डेस्परेशन में है। देखिए वो 10 साल से वहां सत्ता में है, उनको अपने काम के बदौलत वोट मांगना चाहिए था कि देखिए आपने हमें पिछली बार ये सत्ता दी और हमने ये काम कर दिया और हम ऐसे सत्ता चला रहे हैं, और अपने ट्रस्ट पे मांगना चाहिए था वोट। वो ऐसे मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं जैसे DMK का मैनिफेस्टो है, जो सत्ता में आने के लिए फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। देखिए इस देश में जो किसानों के प्रति जो भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं जो काम किया है सबको सर्वविदित है। जो भी आयुष्मान योजना है, जो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो मेडिकल फैसिलिटी की बात है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि इस प्रकार की जो बातें हैं ना, जो ममता बनर्जी, उनके हताशा का परिणाम है कि वो चाह रही है कि किसी भी तरीके से कुछ भी बोल करके मैं वोट बटोर लूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
जो कॉमन वोटर है ना जी, वो नॉर्मली लोगों से, जो हम टीवी पे आप हैं, मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, या आप हैं, या जो बड़े बड़े नेता हैं, इनसे ज्यादा समझदार हैं। और इसीलिए आपने अगर 19 का चुनाव आपको याद हो तो कितने फर्जी लोगों ने फर्जी बातें की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन जनता ने कहा 5 साल जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार चली है, जो काम जमीन तक गया, उसके बाद दोबारा ज्यादा मार्जिन से बीजेपी चुनाव जीत करके आई। मेरा कहना है आप 5 साल का परफॉर्मेंस पर काम करके बता करके आइए ना। अब आप क्या कह रहे हैं, आप सपना दिखा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और वो सपना इतना, मतलब मैं क्या बताऊं कि जो परिस्थिति है, अगर आप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास नीरज जी, जरा सुनते हैं इनकी बात, फिर आता हूं। जी जी, अगर बंगाल राजू पांडे यूनिवर्सिटी से तो आप जब देखेंगे ना क्या डिस्क्रिपेंसीज है। जो सरकार है वहां पर कट मनी के लिए है, अगर ये भी ये कह रहे हैं और करेंगे तो इनका जो सिंडिकेट मेंबर है, जो इनका भतीजा है, जो इस सबका सरगना है पूरे बंगाल में, जो कट मनी है, सिंडिकेट है, सब जानते हैं। बंगाल में किसी भी वक्त, आजम जी, मैं आपको कह रहा हूं, आप जाइए और प्राइवेटली किसी से बिना बताए कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएगा कि बंगाल में सरकार कैसे चलती है। ठीक है, मैं रिएक्शन लेता हूं। नीरज राय जी, आपका रिएक्शन, जो बीजेपी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की जो स्कीम्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, उसकी बुनियाद पर वहां इनकी सरकार बनेगी। 10 साल ममता बनर्जी ने परफॉर्मेंस नहीं दी है कि आवाम उनको तीसरी बार मौका दे। आपका जवाब? राजीव भाई की 2 बातें इनके ऊपर आती है, या तो कुंठा से ग्रसित हैं, या इनको जानकारी नहीं है, इनमेच्योर हैं। जब कोई घोषणा पत्र तैयार किया जाता है तो उसमें पिछला हमने क्या किया बताया नहीं जाता, घोषणा पत्र तैयार करके बताया जाता है कि हम ये आने वाले समय में करेंगे। दूसरी चीज, आइए, मैंने ये कहा कि कुछ नया घोषणा पत्र में नहीं है। नवीनीकरण में जो है कि 500 रुपया जो हम 1.6 करोड़ परिवार में महिलाओं को देने की बात हमने किया था, और मैंने बोल दिया था कि कृषक बंधु, इन्होंने एक योजना बताया है, आयुष्मान योजना। वैसा मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ। आयुष्मान योजना, आपकी जो योजना है 2 साल पहले से चल रही है, और आयुष्मान योजना से बेहतर जो उसी के जो नकल आपने किया था पिछले 7 से 8 सालों से चल रही स्वास्थ्य साथी नाम से कृषक बंधु, जो आप प्रधानमंत्री जी के किसानों के बारे में बोले हैं, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते हैं, और ढोल बजाकर पूरे देश में किसानों का मजाक उड़ाते हैं कि 6,000 रुपया हमने दिया, और 10,000 ऑलरेडी वहां पे दिया जाता है, वो अभी 7 से 8 सालों से पहले कार्यकाल से। दूसरा चीज आइए, अगला इसमें 2 लाख रुपया हम 18 साल से 60 साल के किसानों का इंतकाल होता है तो सरकार पे करती है। किसान बीमा प्रीमियम वहां पे सरकार देती है, और पूरे लगभग 73 लाख किसान परिवारों को राजीव भाई होता है। बाप की तरह, गिने चुने परिवारों की तरह नहीं, देश में किसान बढ़ते हैं और आपके हिसाब से किसान हर साल घटते हैं। अब दूसरी चीज आई, भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने कहा कि फुल मेजोरिटी में आए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजोरिटी में जनता ने लाया। 2 करोड़ का रोजगार देने की आपने बात किया। बात आप करते हैं कट मनी की। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी अगर सही नहीं हो तो 50 दिन बाद हमको चौराहे पे फांसी दे दीजिए। अगर आप अपने बलबूते चुनाव लड़ना है तो मैनिफेस्टो में जोड़िए जीएसटी के फायदे, मैनिफेस्टो में जोड़िए आप नोटबंदी के फायदे, मैनिफेस्टो में। ठीक है, मैं थोड़ा सा, मुझे वक्त दीजिए, जो दूसरे जो हमारे पैनलिस्टों से बात करूं। हमारे साथ नौशाद मोमिन है, सीपीआईएम के लीडर। नौशाद, ये ममता बनर्जी की जो परफॉर्मेंस 10 सालों की, उनके जो अभी लीडर यहां बैठे हैं हमारे साथ तर्जुमान, वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी हमने दी है और आगे और बेहतर करने का वादा मंशूर में किया है। ऐसे में यानी लेफ्ट और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है वो अपने आप को कहां देखता है? नौशाद मोमिन को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए। नौशाद मोमिन को मेरी आवाज नहीं मिली। नूरुल्लाह जावेद साहब के साथ चलते हैं। नूरुल्लाह जावेद साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट। जावेद साहब, कैसे आप देखते हैं इस बात को कि एक ऐसी पार्टी जो 10 सालों से इख्तिदार में हो, वो जब मंशूर जारी करती है तो इस तरह के वादे सामने आते हैं, 5 लाख नौकरी, घरेलू खवातीन को मदद, और स्टूडेंट्स के लिए 10 लाख रुपए तक का ये कर्ज। क्या लगता है कि परफॉर्मेंस और ये जो अब वादे हैं, इनके बीच ही कहीं अवाम इन्हें तोलेगी? जी,
शुक्रिया आपका। अव्वल बात यह है, पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी का ये इंतखाबी मंशूर ये जाहिर करता है कि इनको खुद एहसास होने लगा है कि अवामी सतह पे हमारे तई नाराजगी पाई जाती है। इसी वजह से उन्होंने अपने इस स्कीम में नौजवानों को और खवातीन को और बिलखुसूस कबायली और दलित आदिवासी लोगों को रुझाने की ज्यादा कोशिश की है। क्योंकि गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाब में ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा करारी शिकस्त का सामना कबायली और दलित इलाकों में हुआ था। जिस तरीके से शुमाली बंगाल में राजवंशी एक बिरादरी है, वहाँ उनका 58 असेंबली हलकों पे उनका असर है। उन तमाम हलकों में ममता बनर्जी सिर्फ 10 हलकों में से के अलावा तमाम हलकों में ममता बनर्जी पीछे चली गई थी। इसी तरीके से जनूबी बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, ये इलाके जो है, जो कबायलियों के इलाके हैं, संस्थालियों के इलाके हैं, इन इलाके में ममता बनर्जी पीछे चली गई थी। इसी तरीके से मतवा समाज का जो इलाका है, बनगांव, नदिया, नॉर्थ 24 परगना, इस इलाके में ममता बनर्जी पिछड़ गई थी। तो इस मैनिफेस्टो में ममता बनर्जी दरअसल इन इलाकों को साधने की कोशिश की है। दूसरी आप सबसे अहम बात ये देखेंगे कि इस इंतखाबी मंशूर में जो दीदी के 10 वादे हुए हैं, अकलियतें नजरअंदाज कर दी गई हैं। अकलियत नजरअंदाज कर दिया गया है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये भी समझने की जरूरत है कि ममता बनर्जी की दीदी के इस इंतखाबी मंशूर में पहली मर्तबा अकलियतों से किए गए वादे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो ये सवाल है कि आखिर दीदी टिकट देने में भी अकलियतों को अंदाज किया है। जिन इलाकों में मुस्लिम राय दहंदगान का फीसद 50 से ज्यादा अभाव है, उन इलाकों में भी ममता बनर्जी ने मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया है। और अब इंतखाबी मंशूर में भी अकलियतों से किए गए वादों को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। तो ये जाहिर करता है कि ममता बनर्जी इस वक्त बीजेपी के ज्यादा दबाव में है और अपने कोर वोट को ये समझ रही है कि ये वोटर हमारे अलावा कहाँ जाएगी, बीजेपी के नाम पर हमारे लिए। ठीक है, मैं इसी पे थोड़ा रिएक्शन जल्दी से ले लेता हूं। हमारे साथ नौशाद मोमिन है, सीपीआईएम के लीडर है। नौशाद, ममता बनर्जी जो मंशूर जारी किया है, कई तरह से इसकी एनालिसिस हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का इत्तेहाद, आप भी मैदान में हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? अवाम का जो है, अवाम किस तरह से टीएमसी के साथ जाएगी या फिर आपके साथ जाएगी? बहुत शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि अवाम का जहां तक मामला है, ये एक फिरके की बात अगर आप करें, बिलखुसूस मुसलमानों की अगर बात करें, तो मुसलमानों का रुझान जाहिर तौर पर भाजपा के खौफ से टीएमसी की तरफ है। लेकिन पूरे बंगाल में मुसलमानों की आबादी महज 27% है जी। तो 27% के लोगों के वोट से क्या तृणमूल को फायदा पहुंच सकता है, पता ही नहीं। यही वजह है कि उनकी ये कोशिश रही है, जैसा कि अभी हमारे साबिक ये दुरुल्ला जावेद साहब फरमा रहे थे कि अकलियतों को नजरअंदाज किया गया है। अकलियतों का जो एजेंडा है, जो मंशूर में उनका जो इंतखाबी मंशूर है, उसमें उनको खास जगह नहीं दी गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनको इस बात का खौफ है, और बल्कि भाजपा की तरफ से अपीजमेंट जो पॉलिटिक्स है इनकी, वो बहुत ज्यादा जोर शोर से गूंज रही है। तो मैं थोड़ा सा रिएक्शन ले लूं राजीव पांडे जी का। राजीव पांडे जी, मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छी बात है। ये अब जो बात सामने आ रही है कि ममता बनर्जी प्रेशर में है बीजेपी के। देखिए आजम साहब, हमारे जो टीएमसी के हमारे जो भाई हैं वो कह रहे हैं कुंठा। देखिए कुंठा तो टीएमसी की ऐसी दिख रही है कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वहाँ के सबसे महान विद्यासागर जी का स्टैचू तुड़वा लिया जानबूझ करके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और ब्लेम किया बीजेपी को। लास्ट फेज में इससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। इस बार कुंठा ऐसा है उस नेत्री का कि वो एक्सीडेंट में चोट लगा, पूरी दुनिया ने देखा, सीआईडी तक इंक्वायरी नहीं, कहा बीजेपी वालों ने मारा, हम पर हमला हो गया। अरे आपको कौन हमला करेगा, जनता आपको डस्टबिन में डालने वाली है। दूसरी बात, अभी देखिए आपके पूरे इस पर ना हमारे एक इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जावेद भाई। उन्होंने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातों, जर्नलिस्ट है तो जर्नलिस्ट जैसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने 2-3 बातें कही। ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी और देश की जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर को मैं जानबूझ के सेकुलर बोल रहा हूं, यह मुसलमान वोट बैंक को अपनी जायदाद समझती है। और मैं आपको बताता हूं कि बंगाल में इनको दिखेगा कि इनका जायदाद, जिसको ये जायदाद समझते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ने जो काम किया है अकलियत के बीच, जो भी है,
मेरा ऐसा मानना है कि जो भी रिफॉर्म किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका असर दिखेगा आपको। ठीक है, मैं आपका रिएक्शन ले चुका हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मुझे लेफ्ट नौशाद मोमिन से भी और बात करनी है थोड़ी। नौशाद, मैंने ये सवाल किया था कि लेफ्ट कांग्रेस और ये जो आईएसएफ का आपका इत्तेहाद है, जो अभी पांडे साहब भी कह रहे हैं कि लेफ्ट कांग्रेस और सो कॉल्ड जो भी सेकुलर पार्टियां हैं वो सब के सब अभी जो है वो अपीसमेंट की पॉलिसी के साथ रही हैं और सबको इस बार नुकसान होने वाला है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मंशूर के बाद अपने आप को लेफ्ट पार्टियां कहां देख रही हैं? देखिए, लेफ्ट की जो ताकत है पूरे हिंदुस्तान में अगर आप उठाकर देखें तो लेफ्ट ने कभी किसी मजहब के हवाले से कभी बात नहीं की है। आम इंसान, गरीब इंसान, दबे कुचले नौजवानों की बात की है, नौकरी की बात की है, महंगाई की बात की है और हुकूक की बाजियाफ्त की बात की है। तो जाहिर है कि भाई अगर ये कोई कहे कि लेफ्ट जो है कि अपीसमेंट पॉलिसी अख्तियार करता है तो मैं समझता हूं कि ये सरासर गलत है और इस तरह की बेबुनियाद इल्जाम लगा के लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। पूरे बंगाल की तारीख उठाकर आप देख लें, 34 वर्षों तक जब तक बंगाल में इसकी कम्युनिस्टों की हुकूमत रही, आरएसएस की शाखाएं हो या आज जो ममता बनर्जी ने जो दुर्गा पूजा के मौके पर जो फेस्टिवल कार्निवल का जो एहतमाम किया है, दुर्गा कार्निवल का जो एहतमाम किया है, ये कभी नहीं था ऐसा। और जब से ये हमारी तृणमूल की सरकार आई है, इसने अपीसमेंट पॉलिसी को इस तरह से पेश किया है गैर मुस्लिमों के सामने ताकि उनकी आंखों में एक चुभन सी लगने लगी और उनको एहसास होने लगा कि भाई ये जो है कि ये पार्टी है सिर्फ मुसलमानों की काम कर रही है। हालांकि बुनियादी काम जहां करना चाहिए था उनको, जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह से कोई काम। लेकिन मेरा सवाल यहां पर नौशाद ये है कि हाउ टू काउंटर, कैसे मुकाबला करेंगे ममता बनर्जी की 10 साल की परफॉर्मेंस और ये अगले इक़्तिदार के लिए ये जो ऐलानात और ये जो वादे किए उन्होंने, कैसे आपका इत्तेहाद इसको काउंटर करेगा? लेफ्ट के बड़े भाई हैं, उनसे एक सवाल पूछना है। नौशाद, मैं आऊंगा आपके पास, अभी एक सवाल का जवाब लेते हैं। जी नौशाद। हमारा मंशूर जो है, हमारा जो मंशूर है, हमारा मंशूर साफ और वाज़े है। हम गरीब, दबे कुचले नौजवान कबायली जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। हमारे मंशूर में कभी मजहबियात का कभी बोलबाला नहीं रहा है और हमने शुरू से जब हुकूमत में रहे तब भी जो हुकूमत की जो गलत पॉलिसियों के खिलाफ हमने एहतजाज बुलंद किए हैं। जी। और आपके इस बयान पे एक रिएक्शन देना चाहते हैं राजीव पांडे, बीजेपी के जो लीडर हमारे साथ हैं। जी राजीव, बोलिए। मुझे केवल इतना कहना है कि देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। मैं तो देश में 2 ही पार्टी मानता हूं जो आइडियोलॉजी बेस्ड है, एक हमारी पार्टी है और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। मैं उसमें कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आप बंगाल में अलायंस की है कांग्रेस से और एक जो वो सिरफिरा करके है, जो जिसने कहा था कि 50 करोड़ लोग मरने चाहिए हिंदुस्तान में, उस सिरफिरा और कांग्रेस के साथ आप अलायंस में है और वहां पर आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव में लड़ रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है बड़े भाई नौशाद साहब? नौशाद, ये किस तरह की आइडियोलॉजी है? चुनाव जीतने के लिए ये किस तरह की हुकूमत आ रही है नौशाद जी? बहुत मुझे शर्म आ रही है। लेफ्टिस्ट लोग आइडियोलॉजी वाले लोग होते थे, गुमराह, ऐसा मेरा मानना है। आप शर्म मत करें, शर्म आप ऐसा है भाई साहब, आप शर्म न करें। शर्म तो हमें आनी चाहिए आपके मुताबिक। अगर आप ये समझते हैं कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो है, आप किस तरह से बता सकते हैं कि ये फरकाप्रस्त पार्टी है? इसका जो सदर है वो सदर गैर मुस्लिम है, ठीक है। इसका जो चेयरमैन है और जो सेक्रेटरी है वो भी गैर मुस्लिम है। तो आप ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये फरकाप्रस्त? कुछ और कर रहा हूं। नहीं, बात नहीं है। अगर वो मुस्लिम है तो कैसे फरकाप्रस्ती कहा जाएगा? तो जरूरी नहीं है ना। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वो बुनियाद नहीं हो सकती, वो बुनियाद नहीं हो सकती। मेरा सवाल सिर्फ ये है नौशाद, कह रहा हूं जी भाई, ये तो बुनियाद नहीं हो सकती जी। ठीक है, आप कांग्रेस से अलायंस में हैं और केरला में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। क्यों लड़ रहे हैं आप एक जगह चुनाव अलायंस पार्टनर है और दूसरी जगह आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। केरला और बंगाल दोनों जगह की बात मैं कर रहा हूं जी नौशाद भाई। देखिए, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आप पहनेंगे वैसा मैं भी पहनूंगा। भाई वहां की जो सियासी जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है, बंगाल की सूरत हाल मुख्तलिफ है और मुल्क की जो सियासत है इस वक्त मुल्क की में सबसे बड़ी दुश्मन ये तो। अरे भाई कमाल है भाई। अरे इसमें खत्म की क्या बात है कि आपने अलायंस नहीं किया? आपने पीटी पे, आपने कश्मीर में अलायंस नहीं किया?
आपने कश्मीर की जो फिरकापरस्त पार्टी जिसे आप कहते हैं पीडीपी, उसके साथ अलायंस नहीं किया। वो किस बुनियाद पे आपने अलायंस किया, उस पर आपने सवाल नहीं उठाया? भाई देखिए, आप जब दोनों लोग देखिए, आप लोग जो काम किया है वो आपको नजर नहीं आ रही है, दूसरी चुनाव अलग अलग लड़े। आपने एक सवाल पूछा, मैं बता हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ है। एक सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूँ। पीडीपी के साथ हम चुनाव लड़े अगेंस्ट में, पीडीपी और बीजेपी ने देखिए, मैं उधर जाना नहीं चाहता अभी। राजीव पांडे जी, वो हमारा मौजूद अभी नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल है बिहार के, एलजेपी वगैरह वगैरह, बहुत एग्जांपल, उसको छोड़िए अभी, वो सवाल अभी है ही नहीं। मेरा सवाल यहाँ मंशूर को लेकर है, इंतखाबात में ऐलान को लेकर है। नीरज राय सवाल इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी बीजेपी के दबाव में है और इसीलिए मंशूर में अकलियतों के फलाह का जिक्र या उसका वादा नहीं किया गया है। क्या जवाब है इसका नीरज? हाँ, मैं बता देता हूँ कि ममता बनर्जी कहाँ कहाँ दबाव में है, सबको बता दूं। एक देश का प्रधानमंत्री, देख लीजिए, जो केंद्र में सत्ता में 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री आज भाजपा का प्रचार मंत्री बनकर एक मुख्यमंत्री जिताने के लिए कूद रहे हैं, इसलिए ममता जी दबाव में है। देख लीजिए, यहाँ केंद्र की सरकार, बंगाल में सरकार नीरज सवाल इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी के मंशूर में माइनॉरिटीज गायब क्यों है? मंसूबे में उनकी माइनॉरिटी गायब नहीं है। जिसको जो अंदेशा लगाना हो वो लगाता रहे। इस पर तो पहले अभी बोल रहे थे, नौशाद भाई भी बता रहे थे, सबसे तो सोचनीय विषय है नौशाद भाई और कांग्रेस के लिए भी कि 2019 में आखिरकार ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि वॉक ओवर दे दिए थे लोग, कि भारतीय जनता पार्टी 17 से 40 चली गई, सीपीएम 23 से 7 आ गई, कांग्रेस का प्रतिशत क्या रहा, यह देखने वाली बात थी। वहां पर काम पे लोकसभा में 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने। सुनिए जी, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जहां जहां जाते हैं सत्ता पाने के लिए इनके राजनीतिक। ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। मैं फाइनल कमेंट के लिए एक बार नूरुल्लाह जावेद के पास आता हूं। नूरुल्लाह, बहुत कम में बिल्कुल उसका खुलासा कर दीजिए, इस पूरे डिबेट का हासिल क्या है और मंशूर पर कितना अमल हो सकेगा, आवाम कितना भरोसा करेगी? जावेद, देखिए, ये सियासी पार्टियों का जो इंतखाबी मंशूर होता है, सिर्फ ये मंशूर जो है इंतखाब के बाद जाके हवा हवाई हो जाता है। कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, कोई जितनी भी सियासी जमातें हैं, अपने इंतखाबी मंशूर पर हुकूमत में आने के बाद अगले 5 साल इस पर बात ही नहीं करती है। मेरे सामने चूंकि बात ममता बनर्जी की हो रही है, तृणमूल कांग्रेस की हो रही है, मरकज की बात नहीं हो रही है, तो मैं इसलिए तृणमूल कांग्रेस के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। 2016 के इंतखाबी मंशूर में ममता बनर्जी ने जो माइनॉरिटी के लिए जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा ममता बनर्जी सरकार ने पूरा नहीं किया। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, उन्होंने वादा किया था कि बंगाल के मुस्लिम मैक्सिटी इलाके में मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, इन इलाकों में आलिया यूनिवर्सिटी के ब्रांचेस कायम किए जाएंगे। सवाल ये कि क्या इन 5 साल में कायम हुआ? इस सरकार, आप नॉर्थ 24 परगना में जहां पहले से यूनिवर्सिटियों की तादाद ज्यादा थी, वहां आपने यूनिवर्सिटी बनाया, लेकिन मुर्शिदाबाद जहां एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, मालदा सिर्फ जहां एक यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ दिनाजपुर जहां एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जहां कॉलेजेस की तादाद सबसे कम है, उन इलाकों में आपने जो वादा किया था कि हम वहां कायम करेंगे, आपने एक भी ये मंशूर जो है, मंशूर के वादे पूरे नहीं हुए थे ममता बनर्जी के, और इसलिए इस बार सवाल बड़ा है, क्या ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि अक़लियतों का सपोर्ट उनसे खिसक रहा है? क्या ये सपोर्ट किसी तीसरे को फायदा देगा? क्या ममता बनर्जी वाकई दबाव में है? बहुत सारे सवाल है। मंशूर अभी एक पार्टी का आया है, कई और पार्टियों का मंशूर आएगा, फिर और डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। कहते एक से भले 2,